नमस्कार नेपाली मित्रों, सुनिए भारत की संसद में नेपाली भाषा में शपथ ग्रहण जो कि राजू बिष्ट के द्वारा ली गई है। और एक समय ऐसा था कि भारत में अगर किसी ने नेपाली भाषा का प्रयोग संसद में कर दिया तो उसका बहुत भारी विरोध होता था। तो आज आपको बताएंगे कि भारत में नेपाली भाषा कैसे मान्यता प्राप्त हुई। का नाममा शपथ लिन्छु कि विधि द्वारा स्थापित भारत को संविधान को प्रति निष्ठापूर्वक दृढ़ विश्वास गर्नेछु अनि भारत को प्रभुसत्ता अनि अखण्डता को रक्षा गर्नेछु तथा जुन पदमा म प्रवेश गर्दैछु त्यसको कर्तव्य को म विश्वासपूर्ण पालन गर्नेछु। जय हिंद, जय गोरखा, जय भारत। तो चलिए जानते हैं भारत में नेपाली भाषा कैसे आई। जब नेपाल एकीकरण हो रहा था तब भीमसेन थापा या नेपाल के सैनिक जो हैं इस भाषा को सिक्किम, कुमाऊं और गढ़वाल की तरफ लेकर गए। नेपाली भाषा भारत में फैली है और लगभग आज भी 70 लाख लोग नेपाली भाषा बोलते हैं। इनकी संख्या करोड़ तक हो सकती है। नेपाली भाषा भारत में जाने का कारण है, एक, अंग्रेजों ने जिन नेपाली मजदूरों का इस्तेमाल किया उनके द्वारा, दूसरा, अंग्रेजों ने जिन नेपाली सैनिकों का उपयोग किया उनके द्वारा। सिक्किम नेपाल के कंट्रोल में 25 साल रहा, इसलिए सिक्किम की भाषा नेपाली हुई। लेकिन गढ़वाल कुमाऊं नेपाल के कंट्रोल में ज़्यादा नहीं रहा, इस कारण वहाँ की भाषा नेपाली नहीं हो पाई। नेपाली भाषा भारत की 8वीं अनुसूची की मान्यता प्राप्त भाषा है, यानी इस भाषा का उपयोग भारत में बिल्कुल हो सकता है और भारत की पार्लियामेंट में भी हो सकता है। किसी प्रकार का कोई संवैधानिक रोक टोक इस भाषा के लिए बिल्कुल नहीं है, जबकि पहले थी। 1971 में दार्जिलिंग के एक सांसद हुए रतनलाल ब्राह्मण, इन्होंने संसद में नेपाली भाषा का प्रयोग थोड़ा सा कर दिया तो उसका तुरंत विरोध हो गया था। तो पहले नेपाली सेना द्वारा इस भाषा को भारत में फैलाने का काम हुआ। जब नेपाली एकीकरण हुआ था उस समय कहाँ गढ़वाल, कुमाऊं, सिक्किम, इन स्थानों पे। फिर 1927 को अंग्रेजों ने बंगाल में नेपाली भाषा को एक आधिकारिक भाषा की मान्यता दी, यानी तब क्लियर हो गया कि बंगाल में भी नेपाली बोल सकते हैं, किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं होगी। फिर इसके बाद 1956 को आनंद थापा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पत्र लिखा और उसमें बताया कि नेपाली भाषा बोलने वाले लोगों को भारत के लोग विदेशियों की तरह समझते हैं। तब जो छोटे छोटे संस्था थी नेपाली भाषी लोगों की, तो उन्होंने नेपाली भाषा को मान्यता दिलाने के लिए छोटे छोटे स्थानों पे प्रोटेस्ट किए। फिर 1972 में नेपाली भाषा को लेके इंदिरा गांधी के सामने काफ़ी प्रोटेस्ट, हल्के फुल्के प्रोटेस्ट होने लग गए। फिर पहली बार, सबसे पहले 1977 को पश्चिम बंगाल विधानसभा ने नेपाली भाषा को संविधान में अधिकार मिले, विधानसभा से ये प्रस्ताव पारित किया। उसके बाद यही प्रस्ताव त्रिपुरा ने पारित किया और यही सिक्किम ने किया और इनमें हल्के फुल्के प्रोटेस्ट होते गए। लास्ट में 1992 में नेपाली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में रखा गया और उसको मान्यता दी गई। यह है 20 अगस्त 1992। तब से नेपाली भाषा जो है भारत की एक संवैधानिक भाषा बन चुकी है। अब इस भाषा का प्रयोग आप भारत में कर सकते हैं, कानूनन कोई रोक टोक नहीं है। और 20 अगस्त को ही भारत में भारतीय गोरखा हरू, या यूं कहें कि भारत के जो गोरखा हैं, 20 अगस्त को नेपाली भाषा मान्यता दिवस मनाते हैं। अब देखिए दोस्तों, नेपाली का कहना है, नेपाली लोगों का, कि भारत नेपाल को खाना चाहता है, पूरे नेपाल को भारत में मिलाना चाहता है। जबकि 1950 से और 1992 लगभग 42 साल लग गया नेपाली भाषा को भारत की संवैधानिक भाषा बनाने में, वो भी जब लोगों ने प्रोटेस्ट किया तब। ठीक है, जब भारतीय संविधान ने नेपाली भाषा को ही पहले इजाज़त नहीं दी थी, तो आज भारतीय संविधान
नेपाल यदि भारत का हिस्सा बनना चाहता है तो कभी मान्यता नहीं देगा। ध्यान में रखिए, भारत का संविधान बहुत मजबूत संविधान है। खुद ही सोच लीजिए कि हिंदुओं के देश में राम मंदिर बनाने के लिए 100 साल लग गया, तो खुद सोचिए कितना मजबूत संविधान है भारत का। क्योंकि इन 70 और 100 साल में एविडेंस पेश नहीं किए गए कि राम का जन्म अयोध्या इसी जगह पर हुआ था। तो भारत का संविधान बहुत मजबूत है, उसके खिलाफ कोई नहीं जा सकता। अब अगर नेपाली स्वयं भी कहें कि हमारा विलय भारत में कर दो, तो भी भारतीय संविधान इसकी इजाज़त नहीं देता है। कारण भारत ने 1950 संविधान में नेपाल को एक अलग देश के रूप में घोषणा कर दी है और भारतीय संविधान के अनुसार नेपाल एक अलग देश है जिसका विलय भारत में नहीं किया जा सकता और न ही किसी भी स्थिति में नेपाल का विलय भारत में नहीं किया जा सकता, ना नेपाल के ऊपर सेना का उपयोग करके नेपाल का विलय भारत में किया जा सकता। ये भारतीय कानून संविधान कहता है। इसलिए नेपाल एक अलग देश है। भारतीय सेना नेपाल को कब्जा करने की लड़ाई नहीं लड़ सकती है क्योंकि ये भारतीय संविधान इसकी इजाज़त नहीं देता। अब अगर नेपाली स्वयं कहें कि हम भारत में मिलना चाहते हैं तो उसके लिए भी 2/3 बहुमत पहुंचाना पड़ेगा, यानी नेपालियों को खुद वोटिंग करनी पड़ेगी कि हमें भारत में शामिल कर दो। तो लगभग जब 75% नेपाली वोटिंग करेंगे कि हमें भारत में शामिल करो, तो जाके नेपाल भारत में विलय हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। नेपालियों को क्या गलतफहमी है कि भारत नेपाल को खाना चाहता है सिक्किम की तरह। लेकिन ध्यान में रखिए, सिक्किम को भारत ने अलग देश की मान्यता कभी नहीं दी थी। आप 1950 का संविधान पढ़ लीजिए, एकमात्र नेपाल को अलग देश की मान्यता दी गई है 1950 के संविधान में। उत्तराखंड को नहीं दी गई, हिमाचल कश्मीर को नहीं दी गई, वो भी अंग्रेजों के दबाव में। अगर भारतीय संविधान उस समय नेपाल को अलग देश की मान्यता नहीं देता तो फाइनली था आज नेपाल भारत का ही हिस्सा होता। कश्मीर को देख लिए होंगे कि उसको अलग देश की मान्यता नहीं मिली तो वो भारत का पूरा हिस्सा बन चुका है। गढ़वाल कुमाऊं को देख लिया होगा, उसको अलग देश की मान्यता नहीं मिली, वो भारत का हिस्सा बन गया। सिक्किम को देख लिया, त्रिपुरा को देख लिया होगा आपने, जहाँ छोटी छोटी रियासतें थी ब्रिटिश भारत की। एकमात्र नेपाल को अलग देश की मान्यता मिली, इसलिए नेपाल भारत का हिस्सा नहीं बना। सोचिए उस समय यदि भारतीय संविधान में ये लिखा जाता कि नेपाल भी भारत का हिस्सा है तो क्या होता? तो यही होता कि आज नेपाल भारत का ही हिस्सा होता, भारत उसे कभी नहीं छोड़ता। अब फाइनल ये जान लीजिए कि नेपाली कितना भी चिल्लाएं कि भारत में हमें विलय कर दो, तो भी भारतीय संविधान इजाज़त नहीं देता। आपके यहाँ जो विश्लेषण होता है आपके विश्लेषकों द्वारा कि भारत नेपाल को खाना चाहता है, वो 100% गलत है। वो केवल भारत के प्रति नेपालियों के दिलों में नफरत भरने के लिए ऐसा विदेशी फंडिंग से होता है। भारतीय संविधान इसकी इजाज़त नहीं देता है, इसलिए नेपालियों को निश्चिंत रहना चाहिए कि भारत कभी भी नेपाल पे कब्जा नहीं करेगा। भले ही नेपाल के विश्लेषक, नेपाल के नेता कितना भी आपको भड़काएं कि भारत नेपाल को कब्जा करना चाहता है, तो वो सब झूठ है।